सेक्शन हाँ 122 या सेक्शन 338 या फिर सेक्शन 232, ये जो सारे सेक्शन हैं उसमें बहुत आसानी से आप एक तरफा नहीं कर सकते, उसकी पूरी प्रक्रिया होती है। कई सेक्शन तो ऐसे हैं जिसको 50 साल तक वहां पे इस्तेमाल नहीं किया गया और बेहद ही विशेष परिस्थितियों में इस्तेमाल किया जाना था। तो अब फिर इस सेक्शन का मदद लेंगे, वो उसके तहत टैरिफ लगाएंगे, तो वो कानूनी रूप से कितना वैध होगा, कितना स्टेबल होगा वो, और वो भी लॉन्ग टर्म के लगा नहीं सकते। वही वही मैं कह रही हूँ कि एक अनिश्चितता की स्थिति बन गई है, क्योंकि ट्रम्प साहब सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसको पूरी तरीके से मानने के लिए तैयार नहीं है। मान रहे हैं पर कोशिश कर रहे हैं कि वही टैरिफ दूसरे कानून के अंतर्गत लगाए जाए। और ये होगा कि नहीं, कितना टाइम लगेगा, कितना टैरिफ लगेगा हर देश पे, ये भी देखना पड़ेगा। दूसरा, ट्रम्प साहब ये भी कर सकते हैं कि कांग्रेस से जाके अथॉरिटी ले ले टैरिफ लगाने का, पर उनकी मेजॉरिटी कांग्रेस में इतनी बड़ी नहीं है। नीचे के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में काफी कम उनकी मेजॉरिटी है, 5-6 या कितने थे। और इनमें हो सकता है कि कई रिपब्लिकन्स भी उनका सहमत नहीं दें। तो इस वजह ये कह नहीं सकते कि वो किस तरीके से मामले को आगे बढ़ाएंगे। तो भारत ने सही किया है अभी कि हम एक पॉज ले रहे हैं, हम देख रहे हैं कि स्थिति किस तरीके से आगे चलती है, उसी के मुताबिक दरअसल हाँ दरअसल भारत की इस रणनीति पे आगे, दरअसल इस पे मैं आऊंगा। एक पॉइंट इसमें भी कैच है, जो फ्रेमवर्क हम लोगों ने जारी किया था उस पर भी एक है प्रावधान जिसमें हम लोग चाहें तो अपने चीज़ों को वापस ले सकते हैं। इस पर मैं आगे चल कर आऊंगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो ट्रंप ने कहा कि जो देश ये सोच रहे हैं कि हमारा टैरिफ तो 10% हो गया, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा तो हम डील नहीं करेंगे, तो वो उनको सचेत कर रहे हैं ट्रंप, स्वर्ण सिंह साहब, कि ऐसा है कि हम टैरिफ और बढ़ा सकते हैं और आप बड़े नुकसान में रहेंगे। इस तरह के चेतावनी भरे शब्द उन्होंने कल देर रात जो सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट किया, ये था। तो उन देशों को एक तरीके से धमकी है कि जिन्होंने ट्रेड डील कर लिया है कि आप उसको बैक ट्रैक मत करिए, करेंगे तो आपको और ज़्यादा टैरिफ देना पड़ सकता है। तो ऐसे में रणनीति क्या होनी चाहिए प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब? इससे क्या बाकी देश सहमेंगे? जाहिर है कि लगातार राष्ट्रपति ट्रंप ने जिस तरह से टैरिफ लगाए हैं, तो पूरे विश्व व्यापार में एक तरह से उथल पुथल बनी हुई है। और ये सुप्रीम कोर्ट से जिस तरह से उन्होंने आक्रामक रवैया अपनाया, अभी उनकी भाषा देखिए, वो रेडिकुलस उनको कहते हैं, डम कहते हैं, डिवाइसिव कहते हैं, बहुत ही आक्रामक भाषा वो अपने सुप्रीम कोर्ट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसलिए उनका जो आक्रामक रवैया है, उसको देखते हुए पहली बात तो ये, जैसे मैडम एम्बेसडर ने अभी कहा, कि बहुत से दूसरे कानून हैं, तरीके हैं जिनके अंतर्गत वो फिर से टैरिफ लगा सकते हैं दूसरे देशों पर। सुप्रीम कोर्ट ने केवल रेसिप्रोकल टैरिफ्स, और वो भी जो एक अंतर्राष्ट्रीय कानून है, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट, उसके अंतर्गत जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए थे, केवल उन पर उन्होंने उसको बर्खास्त किया है एक तरह से। तो जाहिर है ये जो रवैया उनका सुप्रीम कोर्ट के प्रति है, उसको लेकर देशों को जाहिर है कि चिंता बनी हुई है। खासकर आप देखें कि इन्हीं टैरिफ का इस्तेमाल करके उन्होंने यूरोपियन यूनियन से $600 अरब, जापान से $550 अरब, साउथ कोरिया से $350 अरब, भारत से कहा कि $500 अरब की खरीद करेंगे अगले 5 साल में। ये सब जो वायदे उन्होंने ट्रेड डील बनाकर लिए इन सब देशों से, तो क्या वो आज माने जाने चाहिए या नहीं माने जाने चाहिए? इसको लेकर भी वहां के जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, जेमिसन ग्रियर, उन्होंने ये कहा साफ तौर पे कि वो अपेक्षा करते हैं कि जिन देशों के साथ उनकी व्यापार संधि, व्यापार मसौदा बन चुका है, वो उस पर कामयाब ठहरेंगे, उसको बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, नहीं तो खामियाजा और भी खतरनाक हो सकता है। पर इस चिंता के बावजूद भी आप देखें कि जो सबसे बड़ा व्यापारी देश है, चीन के बाद यूरोपियन यूनियन, उन्होंने पहले से ही इस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद, रूलिंग के बाद, उन्होंने अपनी रेटिफिकेशन प्रोसेस को
रोक दिया है। रोक दिया। भारत ने भी जो कल हमारा एक डेलीगेशन जाना था, वो हमने पोस्टपोन कर दिया, कह के कि हम स्टडी करेंगे कि इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग की। तो चिंता तो देशों को है कि राष्ट्रपति ट्रंप अब क्या करेंगे, जिस तरह से खासकर उनका जो भाषा है, रवैया है, उसको लेकर 10% लगा दिए हैं, वो कह रहे हैं 15% लगाने जा रहा हूं। तो चिंता का और तनाव का विषय है। पर दूसरे देश भी अपने, आप देखें लगातार 1 साल से भारत ने भी जिस तरह से ये एफटीए का तैयारी किया है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएई, यूके, यूरोपियन यूनियन, सबके साथ, अब कनाडा के साथ बात शुरू होने वाली है। तो सभी देश बड़ी तेजी से अमेरिका के विकल्प लगातार ढूंढते रह रहे हैं पिछले 1 साल से। तो ये जो लेकिन यह है कि तनाव बढ़ा विकल्प है, इसको ढूंढना जो लेकर है मुझे लगता प्रोफेसर, है कि चिंता हाँ तो है। हाँ, दरअसल ये विकल्प जो तो ढूंढ रहे हैं, विकल्प विकल्प ढूंढने की ओवरनाइट लगातार तो ढूंढे कोशिश जा है। नहीं सकते, इसमें तो लंबा समय लगेगा। और विकल्प ढूंढने में सबसे आगे जो है वो एक्सपोर्टर्स लोग हैं, जो कि सबसे ज़्यादा खामियाजा उन्हीं को भुगतना पड़ रहा है। तो उनके ऑर्गेनाइजेशन है FIO, इसके DG और CEO अजय सहाय साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय सहाय साहब, जो अनिश्चितता का माहौल है उसमें आप एक्सपोर्टर्स लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, ऑफ कोर्स अनिश्चितता का माहौल है, लेकिन एक तरह से जो डेवलपमेंट है वो पॉजिटिव डेवलपमेंट है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आने के बाद यूएस प्रेसिडेंट का एग्जीक्यूटिव पावर काफ़ी कर्टेल हो गया है। और दूसरी जो इंडिया के ऊपर टैरिफ है वो 15% है, तो एक तरह से कंपटीशन इवन आउट हो गया है। तो एक तरह से हम अगर सोचें तो जो प्री रेसिप्रोकल टैरिफ रिजीम थी उसके साथ खाली डिफरेंस है कि 15% एडिशनल टैरिफ आ गया है। बट इंडियन एक्सपोर्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से उनको लगता है कि वो बेटर प्लेस्ड है, बिकॉज पहले हमारा रेसिप्रोकल टैरिफ हाई था और हमारा रेसिप्रोकल टैरिफ सेम हो गया है, तो हम इवनली कॉम्पीट करेंगे। और कुछ जो ऑर्डर्स हैं जो इंडिया की तरफ नहीं आ रहे थे, अभी वो ऑर्डर ऑन होल्ड पे हैं, बट जब इम्पोर्टर्स फाइनली ये डिसाइड कर लेंगे कि फाइनल टैरिफ यही रहेगा तो वो ऑर्डर्स इंडिया की ओर आएंगे। दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद काफी रिफंड फ्लो करेगा जो यूएस इम्पोर्टर्स को मिलेगा, और यूएस इम्पोर्टर और इंडियन एक्सपोर्टर्स के बीच में इस तरह की अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि इंडियन एक्सपोर्टर्स ने उस जो टैरिफ पार्ट था उसको एब्जॉर्ब किया था, तो वो रिफंड भी इंडियन एक्सपोर्टर्स की ओर फ्लो करेगा, जिससे उनकी लिक्विडिटी अच्छी होगी। तो जहां तक ट्रेड डील का बात है, मैं भी एग्री करता हूं कि जिस तरह का सडन डेवलपमेंट है, निगोशिएटर को रिविजिट करना चाहिए। बट हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो बीटीए है वो बियॉन्ड टैरिफ है, टैरिफ उसका एक स्मॉल पार्ट है। उसमें हम सर्विसेज की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, डिजिटल ट्रेड की बात करते हैं। तो शायद उस पर्सपेक्टिव से हमको इस वजह से साथ मुझे ये बताइए, हाँ अजय साहब मुझे ये बताइए कि अभी जो विंडो मिला है 10% का, जो 25% से घट के सीधा 10% के विंडो पे आ गए हैं, वो भी 55% एक्सपोर्ट आइटम जो बाहर हो गया टैरिफ से, इसका कुछ फायदा आप लोग उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं? नहीं, देखिए, बहुत से ऑर्डर जो इंडिया की तरफ नहीं आ रहे थे क्योंकि हमारे पर ज्यादा टैरिफ था, वो ऑर्डर आएंगे प्रोवाइडेड ये जो स्टेबिलिटी बनी रहे। जिस तरह के उनके पास पावर है, जिस तरह के अदर वो कभी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की बात करते हैं, कभी ट्रेड डेफिसिट की बात करते हैं और उसके ऊपर ड्यूटी की बात करते हैं, तो ग्लोबली एक अनसर्टेनिटी बनी है। अगर ये 10% और 15% रिजीम एज सच रहती है तो इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए एक अच्छी चीज रहेगी, क्योंकि इस समय जो एक्सचेंज रेट है वो इंडिया को काफी हेल्पफुल है, हेल्प कर रहा है। बिल्कुल, दरअसल इसमें अनिश्चितता के माहौल के बीच में फेडेक्स जो वहाँ की लॉजिस्टिक कंपनी दुनिया के बहुत बड़ी, उसने तो वहाँ पे कह दिया है कि मामला दायर कर दिया कोर्ट में कि हमें पूरा ड्यूटी रिफंड करी, चूँकि हमको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ इसकी वजह से। तो अब आवाज़ें इस तरीके से भी उठनी शुरू हो गई हैं।